फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हेन द टोटल चार्ज इन ए कैपेसिटर इज डबल्ड द एनर्जी स्टोर्ड, ऑप्शन ए रिमेन्स द सेम, ऑप्शन बी इज हाल्फ, ऑप्शन सी इज क्वाड्रपल्ड, ऑप्शन डी इज डबल्ड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एनर्जी जो स्टोर होता है उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो उसका एनर्जी जो स्टोर होता है उसका फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। और हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो यहाँ से हम लोग वी इक्वल टू क्यू बाय सी। तो इस फार्मूला में हम लोग यानी कि हाफ सी और v के जगह पर हम लोग यहाँ से देखते हैं क्यू इक्वल टू सी v और v इक्वल टू क्यू बाय सी। तो यहाँ से हम लोग v के जगह पर क्यू बाय सी रख देंगे। तो इसका स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब c से c ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो फार्मूला प्राप्त होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, यानी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो मैं फिर से फाइनली फार्मूला लिख देता, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये फार्मूला हो गया एनर्जी स्टोर्ड का कैपेसिटर में। तो क्वेश्चन में अब कहा गया व्हेन द टोटल चार्ज, ये चार्ज क्यों जो यहाँ पे चार्ज क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो चार्ज अगर हम लोग डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो इज क्वार्टर पल्ड, यहाँ क्वार्टर पल्ड मतलब का इसका जो मतलब हो गया ये 4 गुना हो गया। तो अगर हम लोग चार्ज को 2 गुना करेंगे तो एनर्जी जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इज क्वार्टर पल्ड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड इन सीरीज विल हैव ए टोटल कैपेसिटेंस ऑफ, ऑप्शन ए है 18 माइक्रोफेराड, ऑप्शन बी है 2 माइक्रोफेराड, ऑप्शन सी है 8 माइक्रोफेराड, ऑप्शन डी है 24 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 कैपेसिटर C1 और C2 दिया हुआ है और दोनों जो कनेक्टेड है सीरीज में। तो सीरीज में जो कनेक्टेड रहता है तो ये रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों में उल्टा होता है। तो इसमें सीरीज में है तो रेसिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसका पैरेलल वाला फार्मूला टोटल कैपेसिटेंस कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 है इसलिए 2 का लिए फार्मूला होता है दोनों को गुना करके दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो यानी ऊपर हो गया 18 नीचे हो गया 9। तो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 2 आएगा। तो 2 इसका राइट आंसर है, यानी 2 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस एन 800 हर्ज साइन वेव ए 4 पोल जनरेटर मस्ट बी ऑपरेटेड एट, ऑप्शन ए है 200 RPS, ऑप्शन बी है 400 RPS, ऑप्शन सी है 800 RPS, ऑप्शन डी है 1600 RPS। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, NS इक्वल टू 120F/P होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं NS का वैल्यू हमको निकालना है। तो 120F यानी कि 120F का वैल्यू दिया हुआ है 800/P, P का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हम लोग अगर करेंगे कैलकुलेशन तो ये 30 बार में कर जाएगा। तो ये जो आ गया 30 गुना 800 आ गया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है NS जो होता है हम लोग फार्मूला से निकालते हैं वो RPM में निकलता है, लेकिन यहाँ पे RPS में पूछा है, यानी रिवॉल्यूशन पर सेकंड पूछा। तो ये तो पर मिनट आ गया, तो इसको पर सेकंड के लिए हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 बार में हो जाएगा और ये 400 बार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 400 RPS। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि SSC JEE ने एग्ज़ाम का डेट जो है वो
शेड्यूल जारी कर दिया है, तो आप अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। डेली एक दो प्रैक्टिस सेट लगाइए। और दोस्तों लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कीजिए। मैं इस चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगला क्वेश्चन है ए पल्स विड्थ, ये पल्स वेव फॉर्म हैज ए हाई टाइम ऑफ 8 माइक्रोसेकेंड एंड ए पल्स विड्थ ऑफ 32 माइक्रोसेकेंड, द ड्यूटी साइकिल इज। तो ड्यूटी साइकिल का जो फार्मूला होता है एक सिंपल सा फार्मूला है, तो वो जो होता है हाई टाइम बटे इसका पल्स विड्थ जो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो वही इसका ड्यूटी साइकिल निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हाई टाइम जो इसका दिया हुआ है 8 मिली सेकेंड और इसका पल्स विड्थ दिया हुआ है 32 मिली सेकेंड। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 8/32 यानी 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 को हम लोग को परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो फिर आएगा 25 आ जाएगा। तो 25% इसका ड्यूटी साइकिल हो जाएगा। यानी ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द RMS वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस ए 15 किलो ओम रेसिस्टर इज 16 वोल्ट, द पीक करेंट थ्रू द रेसिस्टर इज। तो इसमें पीक करेंट पूछा गया है, तो अगर हम पीक करेंट पूछा गया है और इसमें जो RMS वैल्यू दिया गया वो देख सकते हैं आप लोग, RMS वैल्यू जो हुआ है वो 16 वोल्ट है और आर का वैल्यू जो दिया हुआ है 15 किलो ओम है। तो सबसे पहले RMS वैल्यू दिया गया तो हम लोग RMS करंट निकाल लेंगे। तो RMS करंट का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा VRMS बटे आर। तो VRMS हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि 16 दिया हुआ है, 16/15 ये किलो ओम है, तो ये हो जाएगा 16/15 मिली एम्पियर। तो ये तो निकल गया IRMS। अब IRMS निकल गया, हमको निकालना है पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू निकालना था हम लोग इस RMS को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो IM का जो वैल्यू हो जाएगा यानी 16/15 इंटू √2 मिली एम्पियर, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको 1.5 मिली एम्पियर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन। ऑप्शन ए है प्राइमरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है जहाँ से आप लोग को उसके बाद सप्लाई मिलता है, तो उसमें कौन सा कनेक्शन रहता है? तो उसमें जो कनेक्शन रहता है स्टार कनेक्शन रहता है, स्टार बाइंडिंग रहता है। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी बाइंडिंग रहता है वो स्टार कनेक्शन रहता है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, जैसे कि यहाँ आप लोग फिगर से देख सकते हो। यहाँ से फिगर में आप लोग, तो इसमें एक तीनों जो बाइंडिंग होता है एक पॉइंट पे आके मिलता है, जिससे इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। तो ये जो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो ये जो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो इसका जो हम लोग अगर ऑप्शन देखें तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन डी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन टू सपोर्ट टेक्स द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए है सेमी सर्कल, ऑप्शन बी है ट्रायंगल, ऑप्शन बी है इलिप्स, ऑप्शन डी है कैटेनरी। जैसा कि ये दोनों पोल है, पोल जो आप लोग देखते हैं जिस पर वायर इसमें क्रॉस आर्म रहता है और क्रॉस आर्म पे इंसुलेटर रहता है, और इंसुलेटर पे क्या होता है, इंसुलेटर पे कंडक्टर रहता है। तो ये जो कंडक्टर रहता है ये एक इसमें जो स्याग एक जनरेट हो जाता है। स्याग यानी कि इसके बीच में जो होता है ये कंडक्टर सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, ये थोड़ा सा झुका हुआ बन जाता है। तो ये क्या चीज़ फॉर्म करता है, तो ये जो फॉर्म करता है वो कैटेनरी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर कैटेनरी यानी ऑप्शन डी होगा। और इसका जो सैग का फार्मूला होता है वो भी आपको याद रखना है, सैग इक्वल टू ω/L²/80 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है कैटेनरी फॉर्म करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट इज डिसकनेक्टेड बाय आइसोलेटर व्हेन। ऑप्शन ए है लाइन इज इनर्जाइज्ड, ऑप्शन बी देयर इज नो करंट इन द लाइन, ऑप्शन सी है लाइन इज ऑन फुल लोड, ऑप्शन सी है सर्किट ब्रेकर इज नॉट ओपन। तो आइसोलेटर को हम लोग कब ओपन करते हैं और कब क्लोज करते हैं, इससे दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइसोलेटर
आइसोलेटर को हम लोग ऑपरेट करते हैं वो नो लोड में ऑपरेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आइसोलेटर है, ठीक, ये आइसोलेटर है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है। तो आइसोलेटर को ओपन करने से पहले हम लोग को सर्किट ब्रेकर को ओपन करना होगा, और सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देंगे तो कोई करंट इधर नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जो है आइसोलेटर को ओपन करेंगे। यानी किसी सर्किट को डिस्कनेक्ट करना है और आइसोलेटर के द्वारा, तो सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसमें कोई करंट नहीं जाना चाहिए, तब हम लोग आइसोलेटर को ओपन करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर लाइन दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर के द्वारा लाइन को, करंट को, यानी कि इसको ओपन कर देंगे, उसके बाद इसको आइसोलेटर के ओपन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्पार्किंग होगा, जिससे आग भी लग सकती है। तो इसलिए इसको सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, तो इसमें कोई करंट नहीं फॉलो होगा, तब हम लोग आइसोलेटर को ओपन करेंगे। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्टेड बाय आइसोलेटर व्हेन, तो जब कोई करंट नहीं फॉलो होता है लाइन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, देयर इज नो करंट इन द लाइन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स। ऑप्शन ए है रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी है कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रांसमिशन लाइन में 4 कांस्टेंट होते हैं। पहला रेसिस्टेंस होता है, जैसा कि ऑप्शन में दिया है, दूसरा इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, और एक होता है कंडक्टेंस। तो ये चारों जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर्स होता है, यानी इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट। तो ये सभी इस ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन बी है ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी है नो लोड टेस्ट, ऑप्शन डी है बैक टू बैक टेस्ट। तो शॉर्ट इफिशिएंसी अगर अंडर लोडेड कंडीशन की बात करें, अंडर लोडेड कंडीशन में जो इफिशिएंसी या वोल्टेज रेगुलेशन या टेम्परेचर, ये सब जो मेजर करते हैं वो हम लोग बैक टू बैक टेस्ट के द्वारा करते हैं। तो बैक टू बैक टेस्ट को हम लोग स्नपर से टेस्ट भी कहते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना है, बैक टू बैक टेस्ट को हम लोग स्नपर टेस्ट भी कहते हैं। तो दोनों एक ही नाम है, ये आपको याद रखना है। और जब 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड रहता है और वो लोडेड कंडीशन में रहता है, तो उस समय जो हम लोग बैक टू बैक टेस्ट करते हैं उसका एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया, द एफिशिएंसी ऑफ 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बैक टू बैक टेस्ट, संपन्नर टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर रेटिंग्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। ऑप्शन ए है KW, ऑप्शन बी है kVAr, ऑप्शन सी है kVA, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर में 2 तरह के लॉस होते हैं, अगर एक होता है कॉपर लॉस और दूसरा होता है आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, और आयरन लॉस जो होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो लॉस होता है करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो करंट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, इसलिए जो इसका रेटिंग जो रहता है वोल्टेज और AM, यानी कि पावर फैक्टर से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें ना ही के होगा और ना ही kVAr होगा। तो ये जो इसका जो लॉस होता है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है, और पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका जो रेटिंग जो होता है वो kVA में होता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर kVA होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न। तो इसमें देखिए मोर नंबर ऑफ टर्न पूछा गया। तो मोर नंबर ऑफ टर्न उसी वाइंडिंग में होगा जिसमें ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो यानी कि वोल्टेज का मान जिसमें ज़्यादा होगा उसी में नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के, यानी कि नंबर ऑफ टर्न के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया किस बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। तो उसी बाइंडिंग में होगा जिसमें ज़्यादा वोल्टेज होगा, यानी कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो
अगर हाई वोल्टेज यानी कि इसमें हाई वोल्टेज जिसमें होगा उसमें नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम इससे पहले भी देखे हैं कि भी जो होता है डायरेक्टली समानुपाती होता है नंबर ऑफ टर्न के। तो इसमें पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न किस में ज़्यादा होंगे, तो जिसमें ज़्यादा वोल्टेज होगा तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इज प्रोवाइडेड इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए है लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी है इंसुलेशन, ऑप्शन सी है कूलिंग, ऑप्शन डी है बोथ कूलिंग एंड इंसुलेशन। तो ऑयल का दो काम होता है, ऑयल का एक काम होता है कूलिंग करना, यानी कि ट्रांसफर हम लोग जानते हैं कि कॉपर का जो बाइंडिंग होता है उसमें करंट फ्लो होता है, और करंट जहाँ भी फ्लो होगा वहाँ हीट होगा, तो हीट जो होगा उसको डिसिपेट करने के लिए कूलिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। वो कूलिंग जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, तो वो जो कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है वो ऑयल के द्वारा किया जाता है। और दो ट्रांसफार्मर बाइंडिंग होते हैं, इसके बीच जो इंसुलेशन का प्रोवाइड किया जाता है वो भी ऑयल ही प्रोवाइड करता है। तो ऑयल का दो काम होता है, एक इंसुलेशन होता है और दूसरा कूलिंग होता है। तो ऑप्शन अगर हम लोग इसका देखें तो वो तो कूलिंग एंड इंसुलेशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव, ऑप्शन ए है लो रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है लो रिलक्टेंस, ऑप्शन सी है हाई रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी है हाई रिलक्टेंस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए, जिससे कि करंट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सके। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट में रेसिस्टेंस का एनालॉगस जो होता है इसमें रिलक्टेंस होता है। तो यहाँ पर रिलक्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास कर सके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलक्टेंस कम होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो लो यानी कि यह हाई वाला तो होगा नहीं, लो वाला होगा और रिलक्टेंस होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंजर्वेटर भी होता है और ब्रीदर भी होता है और बुकोज रिले भी होता है, लेकिन एक्जाइटर इसका एक पार्ट नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा एक्जाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रांसफार्मर द प्राइमरी फ्लक्स इज डैश द सेकेंडरी फ्लक्स। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी कहते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है दोनों में। तो इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया इन ट्रांसफार्मर द प्राइमरी फ्लक्स इज डैश सेकेंडरी फ्लक्स, तो ये दोनों में इक्वल होता है फ्लक्स। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज, ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन 0, ऑप्शन डी है मोर देन 50%। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें रोटेटिंग पार्ट की बात करें तो इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो रोटेटिंग पार्ट नहीं होने के कारण इसका जो लॉस होता है वो भी कम होता है और इसका इफ़िशेंसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो रोटेटिंग पार्ट नहीं होने के कारण इसमें अगर फ्रिक्शन लॉस की बात करें तो फ्रिक्शन लॉस इसमें होगा 0, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर डैश कपल्ड, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकली ओनली, ऑप्शन बी है मैग्नेटिकली ओनली, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर सिंगल फेज सिंपल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें जो दोनों बाइंडिंग रहता है ये दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है। लेकिन अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो यही प्राइमरी बाइंडिंग होता है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग जो होता है इलेक्ट्रिकली भी कपल्ड होता है और मैग्नेटिकली भी कपल्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर अगर हम लोग देखें ऑप्शन तो बोथ इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली कपल, तो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों रूप से कपल रहता है, मैग्नेटिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द आर्मेचर करंट ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर हैज़ बिकम ट्वाइस देन टॉर्क विल बी, ऑप्शन ए है ट्वाइस ऑफ द फॉर्मर, ऑप्शन बी है 4 टाइम ऑफ द फॉर्मर, ऑप्शन सी है 1/4 ऑफ द फॉर्मर, ऑप्शन डी है रिमेन्स है। तो टी जो होता है वो हम लोग जानते हैं समानुपाती फाई इंटू आई ए होता है, लेकिन सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर में जो होता है फाई समानुपाती आई ए होता है, क्योंकि ये जो
फील्ड बाइंडिंग होता है और आर्मेचर बाइंडिंग, दोनों सेम सीरीज में कनेक्टेड होता है और करंट इसमें सेम ही होता है। तो फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। तो यानी कि फाइनली जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA का स्क्वायर का। तो इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन में कहा गया कि अगर आर्मेचर करंट को हम लोग दोगुना कर दे तो T जो समानुपाती होता है IA का स्क्वायर, ये दोगुना कर देंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो टॉर्क जो होगा पहले की तुलना में 4 गुना होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो 4 टाइम ऑफ द फॉर्मर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 4 टाइम ऑफ द फॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ कंडक्टर एंड स्पीड ऑफ ए लैप बाउंड जनरेटर इज डबल्ड देन जनरेटेड EMF विल बी। तो सबसे पहले जनरेटेड EMF का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। EG इक्वल टू होता है PNZ/60A। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फार्मूला है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पीड को हम लोग दोगुना कर देंगे। तो स्पीड और कंडक्टर के नंबर को दोगुना कर दें। तो ये जो n है यहाँ पे स्पीड है, इसको भी दोगुना कर दिए, और Z नंबर ऑफ कंडक्टर इसको भी दोगुना कर दिए। तो ये तो पहले की तुलना में अब 4 गुना हो जाएगा। तो जनरेटेड EMF जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो 4 टाइम ऑफ द फॉर्मर EMF। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 4 टाइम ऑफ द फॉर्मर EMF। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक भी इस चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ट्रिक वाला वीडियो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं #इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो ट्रिक वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।